हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए सेट लेकर आए हैं। सेट नंबर 1 का डिस्कशन पूरे डिटेल्स में करेंगे। इसमें क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 500 के आसपास होंगे। इसमें सारे क्वेश्चन को डिटेल से जानेंगे। इसमें पार्ट बाय पार्ट प्रश्न दिए गए हैं। पहले पार्ट में हिंदी, दूसरे में इंग्लिश, तीसरे में जीके जीएस और चौथे में करेंट अफेयर्स हैं। तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश और मैथ का सिर्फ टिक आउट करते चलेंगे और मेन रूप से डिटेल से हम लोग जीके जीएस का प्रश्न को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति का जन्म कब हुआ था? 1380 ईस्वी में। पुरुष परीक्षा किनकी रचना है? तो विद्यापति का। सूरदास की दीक्षा गुरु कौन थे? तो दोनों, वल्लभाचार्य और विठल दास। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। साकेत की बात करें तो ये मैथिली शरण गुप्त का है। झंकार शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं, ऑप्शन नंबर सी। लाभा लाभ का विद्रोह होगा, लाभा लाभ का विग्रह होगा, लाभ या अलाभ, ऑप्शन नंबर सी। बाहर कौन लिंग है? तो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए। क्रिया के कितने भेद हैं? दो, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। भाई बहन में समास कौन सा है? तो द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर डी। बसंत का तत्सम होगा वसंत, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो 11 का डी होगा, 12 का ए, 13 का बी, 14 का ए, 15 का बी, 16 का ए, 17 का सी, 18 का ए, 19 का बी, 20 का बी। 21 से मैथ का प्रश्न है, 21 से 30 तक, तो 21 का ए हो जाएगा, 22 का डी, 23 का सी, 24 का ए, 25 का डी, 26 का डी, 27 का बी, 28 का सी, 29 का बी, 30 का ए, 12 सेंटीमीटर। 31 से हम लोग का जिसका प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो आइए, इसमें कहा गया है कि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? तो तक्षशिला सबसे प्राचीन तक्षशिला है, ऑप्शन नंबर बी। नालंदा की बात किया जाए, तक्षशिला तक्षशिला में चाणक्य, जीवक और चंद्रगुप्त जैसे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त किए हैं। तक्षशिला में चाणक्य ने शिक्षक के रूप में भी कार्य किया है। नालंदा नालंदा का स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था 414 से 415 ईस्वी के बीच में। यह 436 ईस्वी में किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने 1199 से 1202 के बीच में। यह पूर्वी अभियान के दौरान किया था। बख्तियार खिलजी को बिहार बंगाल में मुस्लिम राज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उज्जैन उज्जैन की राजधानी उज्जैन अवंती की राजधानी थी। तो इसमें महाजनपद की राजधानी थी जो क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जहाँ महाकालेश्वर मंदिर है। यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है। उज्जैन का संबंध संस्कृत के महानतम कवि कालिदास से भी रहा है। उज्जैन को गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 414 तक की द्वितीय राजधानी बनाया था। विक्रमशिला 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 की स्थापना धर्मपाल ने किया था। यह पाल वंश के शासक थे, महानतम शासक। पाल शासक बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण देने वाला अंतिम वंश है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा गया है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था।
गोखले के गुरु महादेव गोविंद रनारे थे, जो पश्चिमी भारत में नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु भी बनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा फरवरी 1923 में इलाहाबाद के आनंद भवन में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है 33 नंबर का। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? आंसर हो गए सी, शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। ग्रांड ट्रंक रोड को जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य काल में उत्तरा पथ राजमार्ग तथा जिसकी चर्चा अर्थशास्त्र में भी है। उस समय गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। 1936 से 1942 उनका शासनकाल था और ऑकलैंड ने इन्हें पुनः मरम्मत करवाया था, जो कलकत्ता से दिल्ली तक जाती है। जीटी रोड जोड़ती है कोलकाता प्लस अमृतसर को। अगला प्रश्न है 34 नंबर का। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? आंसर है 1664 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के अर्थमंत्री कोलबर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में स्थापित हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम कारखाना भारत में सूरत में 1868 में स्थापित किया था और दूसरा 1969 में मछलीपट्टनम में किया था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 502 ईस्वी में आया था। अप्रैल 1609 में जेम्स प्रथम के दूत बनकर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में और स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में भारत आया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है 35 नंबर का। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, तो जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध सबसे अधिक उपदेश बास निवास श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के अनुसार सभी दुखों का कारण इच्छा है। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हीनयान और महायान है। त्रिपिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक पवित्र धर्म ग्रंथ है। बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य तथा निवास स्थल को मठ कहते हैं। जहाँ पर बौद्ध पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो चैत्य बोलते हैं, और रहने की जगह को मठ कहते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है यानी त्रिरत्न है, तो कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? आंसर है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह द्वारा जापान के सहयोग से भारतीय सेना से किया था। रास बिहारी बोस इस सेना के संगठनकर्ता थे। सुभाष चंद्र बोस ने इस सेना का नेतृत्व किया था। लाल किला मुकदमा या दिल्ली मुकदमा आजाद हिंद फौज के सैनिकों के विरुद्ध नवंबर 1945 में चलाया गया था। सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि
हिटलर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? आंसर है राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में अवस्थित है। यहाँ से हड़प्पा और हड़प्पा पूर्व अवस्था के प्रमाण मिला है। कालीबंगन को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिग्गट ने जुड़वा राजधानी कहा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिग्गट ने जुड़वा राजधानी कहा था। भारत की आज़ादी के बाद सबसे अधिक हड़प्पाकालीन स्थल की खोज गुजरात में हुई है। अगला प्रश्न है 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? आंसर हो जाएगा अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुई थी। इसमें रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। बैसाखी पूर्णिमा के कारण भीड़ काफी बढ़ गई। मार्शल लॉ लागू होने के कारण जनरल ओडायर ने गोली चलाने की आदेश दे दिया। सरकार ने इस घटना की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया था। कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जांच समिति बनाया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को उधम सिंह ने लंदन में जाकर 1940 में गोली मार दी थी। जनरल ओडायर को स्वदेश में अनेक उपाधि और पुरस्कार दिए गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इस कांड के विरोध में गांधी जी ने कैसर हिंद का और जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर का तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। 1919 के रॉलेट एक्ट को हम काला कानून यानी आतंकवादी अपराध अधिनियम, न अपील, न वकील, न दलील के नाम से भी जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओडायर ने गोली चलाने की अनुमति दी, जिसमें भारतीय सहयोगी कौन थे? तो हंसराज नामक व्यक्ति थे जिसने सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर जनरल ओडायर था। वहीं पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर था। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तिलक को लोकमान्य की उपाधि भी दी गई है। तिलक ने होम रूल आंदोलन भारत में सर्वप्रथम शुरू किया था 1916 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। नेताजी की मृत्यु कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के 2 बार अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसमें हरिपुरा और त्रिपुरा के था। हरिपुरा और त्रिपुरी के थे, यानी हरिपुरा 1938 में और त्रिपुरी 1939 के अध्यक्ष चुने गए थे। और इसके विरोध के कारण उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया था। होम रूल आंदोलन भारत के आयरलैंड की तर्ज पर सितंबर 1916 में अड्डायर यानी मद्रास में शुरू हुआ था। यहाँ एनी बेसेंट के द्वारा हुआ था। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसी पत्रिका का संपादन भी की थी। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग गठित की। होम रूल आंदोलन के प्रथम सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। 40 नंबर का प्रश्न है, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आंसर है ज्ञात्रिक। ऑप्शन नंबर बी। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, यानी 24वें थे। महावीर सभी बंधनों से मुक्त हो गए थे। केवल जैन धर्म का परम ज्ञान है। संलेखन क्रिया का संबंध जैन धर्म से है। संलेखन क्रिया का अर्थ है काया क्लेश द्वारा आत्महत्या करना है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व ने भी जैन धर्म का अपना लिया था। संलेखन विधि के द्वारा सरवन बेलगोला के चंद्रगिरी के चंद्रवस्ती में रहकर मोक्ष पाया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में पारित हुआ था। यह भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ था।
इसे भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में आयोजित हुई थी। वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन को अनुमोदित किया गया था। यह गांधी जी द्वारा चलाया गया अंतिम व्यापक आंदोलन था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हुए करो या मरो का नारा दिया था, यानी डू एंड डाई का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी समेत भारत के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता कांग्रेस रेडियो का संचालन करती थी। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 यानी फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था, वहां का राजा कौन था? तो आंसर है लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को बास्तिल की किला को तोड़ने से प्रारंभ हुआ था। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की है। लुई 16वां की पत्नी एंतवातेन ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो आदि दार्शनिक का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? आंसर है बिहार। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल हैं। बिहार में जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा है, 879 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 44 नंबर का प्रश्न है, सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? आंसर है बी, 2 वर्गों में। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। अजंता में कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान 6 ही शेष हैं और गुफा संख्या 16 और 17 गुप्त काल के हैं। गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्रण प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इसमें माता शिशु का चित्रण अत्यंत सजीव है। महायान शाखा से संबंधित अजंता की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफा को राष्ट्रकूट द्वारा और ख्याति हासिल हुई है। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से है, जो कि गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म का समावेश है। एलोरा की गुफाओं में बौद्ध और हिंदू तथा जैन तीनों का समावेशन है। एलोरा में 34 गुफा मंदिर हैं। बौद्ध 1 से 12 तक में है, हिंदू 13 से 29 में है और जैन 30 से 34 है। एलिफेंटा की गुफा भी राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है 46 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, कोयला। कोयला नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है, कपास की पैदावार कौन सी मिट्टी में अच्छी होती है? तो काली मिट्टी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काली मिट्टी काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में मिलती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी में नमी अधिक रहने के कारण कपास की रेशे अधिक बेहतर बनते हैं और काली मिट्टी बेसाल चट्टान के टूटने फूटने से बनती है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, जो कृषि पर आधारित है। भारत में सबसे अधिक रोजगार सूती वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। भारत कुल निर्यात में 13% हिस्सा सूती वस्त्र का है। बांगर और खादर दो भाग जलोढ़ मिट्टी की है। काली मिट्टी का निर्माण लावा से निर्मित चट्टानों के अपरदन एवं अपक्षयन से होता है। काली मिट्टी में पोटास पाई जाती है।
नई जलोढ़ मिट्टी को खादर जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। अगला प्रश्न है, बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ये बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1973 ईस्वी में हुआ था। जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 11 मध्य प्रदेश में है। इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और जिम कॉर्बेट उद्यान यह भारत का सबसे पुराना नेशनल उद्यान है। पेरियार अभयारण्य केरल में अवस्थित है। स्थापना इसकी 1978 में हुआ था। हेली राष्ट्रीय उद्यान को 1957 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दिया गया था। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई द्वारा मालूम की जा सकती है। तो सोनार से समुद्र की गहराई द्वारा मालूम की जा सकती है। समुद्र की गहराई सोनार द्वारा मालूम की जा सकती है। रडार से वायु यान आदि की भौगोलिक स्थिति मालूम किया जाता है। और हाइड्रोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की गति मापते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप की गति का अध्ययन करता है। क्रोनोमीटर क्रोनोमीटर द्वारा जलयान में समय का पता लगाया जाता है। पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। कम कंपास के द्वारा दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है, उत्तर या दक्षिण। 50 नंबर का प्रश्न है, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, दाभोल, यानी दाभोल महाराष्ट्र में है। यह सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है महाराष्ट्र का। नवेली लिग्नाइट कोल लिमिटेड तमिलनाडु में है। नवेली में बिजली केंद्र भी है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजना है। कोरबा मध्य प्रदेश में है। कोरबा में हिंडाल्को की स्थापना किया गया है। कोरबा में विद्युत गिरी है जो हिंडाल्को को बिजली आपूर्ति करती है। दाभोल विद्युत परियोजना विवादित रही है। 51 नंबर का प्रश्न है, पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन वैसा प्रदेश जहाँ तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, वर्षा 200 सेंटीमीटर या उनसे अधिक, आर्द्रता 70% और वृक्ष की ऊंचाई 50 मीटर तक होती है। यह वन महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, असम में पाए जाते हैं। इस वन के प्रमुख वृक्ष रबर, महोगनी, नारियल, बांस, सिनकोना, आयरन वुड आदि हैं। 52 नंबर का प्रश्न, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ये है ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन है? तो सीएफसी है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से होता है। ओजोन परत क्षरण सीएफसी में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से मापते हैं। और पराबैंगनी विकिरण यदि पृथ्वी पर आती है तो उसमें कैंसर, चर्म रोग या पेड़ पौधे को भी पराबैंगनी विकिरण हानि पहुंचाती है। अगला प्रश्न है 53 नंबर का, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार की मौलिक अधिकार प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा सी, 6 प्रकार के। भारतीय संविधान 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है और इसका वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 54 नंबर का, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। इसमें संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर, झंडा समिति जेबी कृपलानी, मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, उद्देश्य प्रस्ताव समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्य संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। 55 नंबर का प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है? भारित नहीं है। आंसर है भारत के महान्यवादी का वेतन भत्ते, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन संचित निधि पर भारित होता है। अगला प्रश्न है 56 नंबर का। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा सी 350 के ए में। अनुच्छेद 349 में संविधान के प्रारंभ वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही पेश किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 51 राज्य हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करें। सत्तावन नंबर का प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की बैठक का सभापति कौन होता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। 58 नंबर का प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है तो 65 वर्ष हो जाएगा। इसमें है कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश 65 वर्ष अपने पद पर आसीन होते हैं और अनुच्छेद 124 के अधीन उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 214 के अधीन उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह अवश्य ली जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह अवश्य ली जाती है। अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। उच्चतम न्यायालय सलाह देने से इनकार भी कर सकता है। राष्ट्रपति भी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। 59 नंबर का प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? आंसर है 500। विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, उसके अपवाद भी है। किसी राज्य विधानसभा के में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। विधानसभा में सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश में 403 है। 60 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? आंसर है डी 1952 ईस्वी में किया गया था। 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। वर्तमान में 17वें लोकसभा का गठन किया गया है। लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य होते हैं। 543 सदस्यों का चुनाव होता है और 2 सदस्यों के राष्ट्रपति नियुक्त करता है, एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व समुचित न हो तो। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? आंसर है ए ग्रेफाइट का यानी कार्बन का। अगला प्रश्न है 62 नंबर का, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो माइक्रोफोन है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम माइक्रोफोन है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अगला प्रश्न है, एक समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या है? तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। चौंसठ नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार टॉरिस-सैली ने किया था। साइकिल का आविष्कार मैकलिन ने किया था। मैकमिलर ने। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था। डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। कार्बन पेपर का आविष्कार राल्फ वेजवुड ने किया था। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो इस्पात में होता है।
इस्पात में इसका चाल 1533 होता है। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें समुद्री जल में ध्वनि का चाल 1533 है, सामान्य जल में 1983 है, 83 मीटर प्रति सेकंड है। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि का चाल 260 मीटर प्रति सेकंड है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। 66 नंबर का प्रश्न है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। मानव शरीर का लगभग 7% भाग रक्त होता है। पीएच मान इसका होता है 7.4। पुरुष के शरीर में महिला की अपेक्षा आधा लीटर अधिक खून होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त में दो मुख्य भाग है, प्लाज्मा और रुधिराणु। सेरम प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। रुधिराणु दो प्रकार के होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं श्वेत रक्त कण प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने में सहयोग कर रोग से बचाती है। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है, तो ऊर्जा का ऑप्शन नंबर ए सही है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। आंसर है बी, कैल्शियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एक निलंबन है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इसका पीएच मान 10.5 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? आंसर है लोहा, क्रोमियम और निकेल, ऑप्शन नंबर सी। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? आंसर है ए, कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। जल का घनत्व 1 ग्राम सीसी है, यह बिल्कुल सही है 4 डिग्री सेल्सियस पर। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन की कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना आदि रोग होता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से होता है, तो यह प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी। कान की कितनी हड्डियां होती है? तो 6 होता है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। बच्चे में 300 से लगभग ऊपर होता है। खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है, जिसमें 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क में सुरक्षित रखती है। दोनों हाथ पैर मिलाकर 118 अस्थियां होती है। तलवा में 10 हड्डियां होती है, जिसे मेटाटार्सल्स कहते हैं। घुटना में 2 हड्डियां होती है, जिसे पटेला कहते हैं। कान की 6 हड्डियां होती है, मैलियस, इंकस, स्टेपिज। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। फीमर हमारे शरीर का सबसे लंबा हड्डी है। स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी है। अस्थियों का अध्ययन मतलब कि हड्डियों का अध्ययन अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। कार्टिलेज। अस्थियों के सिरों पर पाए जाने वाले इलास्टिक भाग उपास्थि द्वारा निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है 78 नंबर का, पौधों में जाइलेम उत्तक निम्नलिखित में किस पदार्थ का संवहन करता है? तो जल का, पानी का, और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का करता है। 80 नंबर का प्रश्न है,
79 नंबर का प्रश्न है, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? आंसर है सल्क पत्र में। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या 1300 से 1600 तक होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। केसर मसाला बनाने में पौधे का वर्तिकाग्र भाग काम में लाया जाता है। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। 80 नंबर का प्रश्न है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्तम निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आंसर है लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। इक्यासी नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, यानी इनमें से सभी। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है, इनमें से सभी, यानी सूचना का अभाव, उपभोक्ताओं का अज्ञानता और वस्तुओं की सीमित आपूर्ति। खुले बाजार निम्न में से किसके भाग हैं? तो क्रेडिट नीति के, ऑप्शन नंबर बी। कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? आंसर है ये छिपी हुई बेरोजगारी। अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है? रॉबिन्स का है। अगला प्रश्न करेंट अफेयर का है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो यह पटियाला में है। वार्सिंग फाइल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी है। तस्लीमा नसरीन ने लज्जा, फोरेसी प्रेमिका और जैसी पुस्तकें लिखी है। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका है, जो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहती है। विक्रम सेठ ने सूटेबल बॉय, गोल्डन गेट, टू लाइफ्स जैसी पुस्तकें लिखी है। विक्रम सेठ भारतीय मूल के ब्रिटेन के लेखक हैं। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखी। अरुंधति राय समाज सेविका एवं लेखन क्षेत्र में कार्य कर रही है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है, ऑप्शन नंबर डी। एडीबी की स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। एडीबी का अध्यक्ष हमेशा जापान का होता है, क्योंकि सबसे अधिक अंशदान जापान का है। एडीबी ने भारत के सहित एशिया विभिन्न देशों की भारी ऋण उपलब्ध कराता है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, ऑप्शन नंबर सी। अब्दुल कलाम ने इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक भी लिखी है। एमजे अकबर ने इंडिया द सीज विदिन पुस्तक लिखी है। नवीन चावला ने मदर टेरेसा पुस्तक लिखी है। नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक ट्रू फ्रीडम लिखी है। बीएस न्यायपाल ने हाफ ए लाइफ लिखी है। बीएस न्यायपाल भारतीय मूल के ब्रिटेन के नागरिक हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। और मेघनाथ देसाई की रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है। अगला प्रश्न है 98 नंबर के, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाते हैं। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। और महिला दिवस को आधिकारिक पहचान साम्यवादी रूस को जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस यानी सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाते हैं। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में।
लखनऊ को नवाबों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ गोमती नदी के तट पर अवस्थित है। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा की राजधानी 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बनाया था। दिल्ली को राजधानी 1638 ईस्वी में शाहजहां ने बनाया था। पटना शहर की स्थापना 1541 में शेरशाह ने किया था। इलाहाबाद को इल्ला बख्श का अकबर कहा करते हैं। अगला है और अंतिम प्रश्न है, संकेताक्षरों की TRP से संबंधित अभिप्राय है तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट से है। तो फ्रेंड्स, ये थे बिहार पुलिस का सेट नंबर 1 का डिस्कशन, जिसे हम लोग डिटेल से किए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसे हमें मोटिवेट मिलता है और भी अच्छे से सेट को करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।